जस्ट बिकॉज यू कवर्ड इट दैट डजंट मीन दे लर्नड इट। मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे ने भी वो टॉपिक सीख लिया है। अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ क्लास में आते हैं और वो हर चीज़ करते हैं जो आप उनसे करा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम आप हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए मगर आप कर नहीं रहे। आइए जानते हैं कैसे। If you want our student to actually learn the facts and concepts that we are trying to teach them, then they have to experience those things in some way that rises above abstract words on paper. They have to process them, manipulate them. So instructional activities and learning activities plays a crucial role in our lesson. We should spend time planning them rightly and must always include them in lesson. Hi friends, welcome back to Teachers Cine, and today we are moving forward with important aspect of lesson, that is instructions and learning. Instructions and learning go simultaneously, or in other words, they go hand in hand for better retention of concepts. अगर आसान शब्दों में बात करें तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी या इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी वो मेथड्स होते हैं जो टीचर यूज़ करता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो हम ये मान सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर की जाने वाली हर एक लर्निंग एक्टिविटी जो होती है वो एक टीचिंग स्ट्रैटेजी या हमारी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी ही होती है। इसलिए इनको साथ में ही किया जाता है। बोथ लर्निंग और इंस्ट्रक्शन जो होती है वो साथ साथ चलती है, इसलिए इनका नाम भी साथ साथ में लिया जाता है, दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज और टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, लेकिन यूजुअली इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मगर ज़रूरी नहीं है कि एक लर्निंग एक्टिविटी सिर्फ एक ही कैटेगरी में फॉल करे, वो एक ही वक्त में 2 या 3 कैटेगरी में भी फॉल कर सकती है। अब इन कैटेगरीज या टाइप्स को समझ लेते हैं। तो पहले आपकी आती हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इसको टीचर लेड इंस्ट्रक्शंस भी माना जाता है, क्योंकि इसमें टीचर का ही मेजर रोल होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो टीचर ही देता है, बच्चा सिर्फ उसको फॉलो करता है, समझता है और याद कर लेता है। ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का, और आज के ज़माने में इसका यूज़ थ्योरेटिकल नॉलेज या फैक्चुअल नॉलेज देने में किया जाता है। सेकंड आती है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में टीचर सिर्फ गाइड का काम करता है, वो सिर्फ गाइड बनता है, बच्चा फैसिलिटेटर का काम करता है। बच्चा सारी चीज़ें खुद से करता है, वो सारे आइडियाज़ खुद से फॉर्मुलेट करता है, सारे कॉन्सेप्ट्स खुद से बनाता है, सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद से करता है, ट्रायल एंड एरर का मेथड यूज़ करता है। तो बच्चे इसमें मेजर रोल प्ले करता है। देन आपका आता है थर्ड, जो आपकी आती है दैट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो होती है वो ऐसी लर्निंग है जिसमें बच्चा करके सीखता है। सो एक्सपेरिमेंट्स वो करता है और वो सीखता है। इसमें बच्चा कहीं यूजुअली हम जब ट्रिप्स पे लेके जाते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो जो आता है वो इसी कैटेगरी में आता है। और ये इसमें बच्चे का मेजर रोल होता है। टीचर्स इसमें भी फैसिलिटेटर का ही काम करता है। बच्चा खुद से चीज़ें देख के, समझ के, वो अपने सामने उसको होता हुआ देख के ही वो उसको सीखता है। They learn it by doing it। और आगे हमारा फोर्थ कैटेगरी जो आती है दैट इज अवर इंटरैक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग में यूजुअली दोनों टीचर और आपके स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ग्रुप बना के काम करते हैं। एक ग्रुप में कोलैबोरेटिव वर्क होता है उनका। इसमें वो क्या करते हैं, छोटा सा ग्रुप बना के डिस्कशंस कर लेंगे या ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे या कोई रोल प्ले कर लेंगे या डिबेट कर लेंगे। तो इस तरह की लर्निंग जिसमें बच्चा आपस में इंटरैक्ट करके सीखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव लर्निंग। फिफ्थ कैटेगरी जो हमारी आती है दैट इज इंडिपेंडेंट लर्निंग। इसमें टीचर जो होता है वो बैक सीट पे चला जाता है और सारी की सारी लर्निंग जो होती है वो स्टूडेंट लेड होती है। इसको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के नाम से भी जाना जाता है और स्टूडेंट ही इसको लीड करता है। और
इसमें सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट करेगा। उसके बाद जो टीचर होता है उसका रोल सिर्फ ये होता है टू चेक द इंफॉर्मेशन एंड उसको राइट डायरेक्शंस देना। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चा ही खुद करता है। ये 5 कैटेगरीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है जब भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोई भी प्लान जो है वो कर रहे हैं, लेसन को प्लान कर रहे हैं या एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं, तो ये 5 कैटेगरीज में जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। और एक लेसन में हम सिर्फ एक कैटेगरी ही यूज़ नहीं करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है हम यूज़ करते हैं। सिंगल स्ट्रैटेजी कभी भी यूज़ नहीं की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम ये प्लान करें कि कौन सी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करानी है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होती है जब भी हम इंस्ट्रक्शनल या लर्निंग एक्टिविटी प्लान कर रहे हों। तो पहली चीज़ जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इससे हमारा मतलब है कि जो भी एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं उससे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव होने चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं प्लान करनी है जिससे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है लेसन के वो कभी अचीव ही ना हो। सेकेंड चीज़ आती है असेसमेंट। तो कोई भी जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी या लर्निंग एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं तो वो बच्चों को असेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करें, मतलब हम बाद में असेस भी कर पाएँ बच्चे को कि बच्चे ने कुछ सीखा है कि नहीं। सो असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करने वाली एक्टिविटी भी होनी चाहिए। थर्ड इज़ लर्निंग स्टाइल्स। तो लर्निंग स्टाइल्स जो है ये भी बहुत मैटर करते हैं जब भी हम कोई लर्निंग एक्टिविटी या इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो खुद से कुछ भी नहीं सीखता है, उसको हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चे के लिए अगर हम इंडिपेंडेंट लर्निंग से या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से कोई एक्टिविटीज़ प्लान कर देते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज़ वहाँ से प्लान कर देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा। वहीं पे एक हम ऐसा बच्चा है जो खुद सारी चीज़ें करता है, उसको पसंद है खुद से सारी चीज़ें करना, उसके लिए सारी हम टीचर कंट्रोल वाली एक्टिविटीज़ प्लान कर देते हैं, तब भी वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। देन फोर्थ हमारे पास आता है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि हर क्लासरूम जो होता है वो अलग होता है, सबके पास रिसोर्सेज सारे नहीं होते हैं। सो हमें ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी है जिसके रिसोर्सेज हमारे पास हों। ऐसी एक्टिविटी प्लान नहीं करनी जिसके रिसोर्सेज हमारे पास हों ही नहीं। और दूसरी चीज़, सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं कुछ इंडोर में होती हैं, कुछ आउटडोर में होती हैं, तो हमें उस हिसाब से भी प्लान करना है। अगर हम आउटडोर्स में हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो आउटडोर्स में हो सकती हैं, और अगर हम इंडोर्स हैं तो कोई भी आउटडोर वाली एक्टिविटी हमें प्लान नहीं कर सकते। अब इसका सबका निष्कर्ष निकल के क्या आता है? ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमें एक लेसन में मल्टीपल एक्टिविटीज़ रखनी है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शनल और लर्निंग एक्टिविटीज़ डालनी है, और धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो टीचर से स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब धीरे धीरे कंट्रोल जो है क्लास का वो टीचर से स्टूडेंट की तरफ जाएगा, ऐसा करना है। अब ये हम कैसे करेंगे ये हम आगे समझते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस आती है स्कैफोल्डिंग, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप मेथड से गाइडेंस एंड सपोर्ट को रिमूव करते हैं और स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टेप्स जो होते हैं ये हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स मैं आज आपको बता रही हूँ ये मैंने खुद प्लान किए हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं या ये भी स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो मेरे दिमाग में आता है कि सबसे पहले बच्चे को टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस उसको देनी है। तो उसके लिए आप ओरली इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो या आप उसके लिए प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए आप सिंपल सी प्रेजेंटेशन बना लें जिसमें आप उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करें और इक्वेशन को एक्सप्लेन करें। सेकंड आपके पास आता है कि दिमाग में ये चीज़ आती है कि कैसे इस टॉपिक को एक अलग तरीके से इलस्ट्रेट किया जाए बच्चे को, कि उसको इस प्रोसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए, उसको समझ आ जाए कि क्या है ये। तो इसमें हम फोटोसिंथेसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक प्लांट को धूप में रख सकते हैं और बाद में उसकी धूप को बंद कर सकते हैं, ताकि डिफरेंस हमें पता चल सके प्लांट ग्रोथ के बीच में और प्लांट के लीव्स या उसके बाकी जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं जब सनलाइट उस पर नहीं पड़ती है। तो इससे भी हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से।
देन तीसरी चीज़ जो होती है, अब बच्चे को एंगेज करना है, अब उसको समझा दिया, बच्चे को एंगेज करना है, तो हम इसको गाइडेड प्रैक्टिस भी बोलते हैं और इसको लर्निंग एक्टिविटी भी मान सकते हैं, और ये वी डू होता है। तो इसमें टीचर भी पार्टिसिपेट करता है और बच्चा भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें मैं बच्चे के साथ क्या कर सकती हूँ, एक ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर सकती हूँ। ग्रुप डिस्कशन का ये मतलब है कि कोई टॉपिक ऐसा रिलेटेड कोई बात मैं उससे क्वेश्चन पोज करूँगी, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए मैं ये क्वेश्चन पोज कर सकती हूँ कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन में फोटोसिंथेसिस का क्या रोल है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को जब मैं पुट करूँगी तो बच्चे में डिस्कशन स्टार्ट होगी, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी। उसके बाद मैं उसको कुछ ऐसे वीडियोस भी दिखा सकती हूँ जिसमें फोटोसिंथेसिस का रोल जो है वो एक्सप्लेन किया गया हो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, लेकिन साथ साथ में बच्चों के साथ डिस्कशन भी करूँगी ताकि बच्चा खुद से भी नई चीज़ें लेके आए उस टॉपिक से रिलेटेड और वो एंगेज हो जाए पूरी प्रोसेस में। देन अब बच्चे की इन्फॉर्मेशन को और भी डिटेल्ड करना है और भी पुख्ता करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बच्चे को दे सकती हूँ। उसके लिए मैं क्या एग्जांपल दूंगी बच्चे को, मैं ये एग्जांपल दूंगी कि वो फोटोसिंथेसिस को एक किचन या एक किसकी तरह कंपेयर कर सकता है, एक फैक्ट्री की तरह कंपेयर कर सकता है, जिसमें बहुत सारी रेसिपीज या बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं, जो बाद में प्लांट खुद भी यूज़ करेगा और अल्टीमेटली हम भी यूज़ करेंगे। उसको एग्रो फॉरेस्ट्री की एग्जांपल दे के तो मैं ये चीज़ उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कंपेयर करा सकती हूँ। देन लास्ट में अब मैंने बच्चे को सीधे उसकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तरफ लेके जाना है, तो अब मैं उसको कोई ऐसी एक्टिविटी कराऊंगी जो वो खुद से करे। तो मैं बच्चे को कोई जर्नल प्रिपेयर करने के लिए दे सकती हूँ जिसमें वो ये स्टडी करके आए, रिसर्च करके आए कि जो इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स होते हैं आजकल, तो उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक सेल्फ स्टडी करके लाए। तो वो ये इस तरीके से बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट स्टडी की तरफ जाएगा। अब उसको फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ पता है, अल्टीमेटली वो उसके इफेक्ट्स को स्टडी करेगा कि पोल्यूटेंट का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये वो इंडिपेंडेंट स्टडी कर सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस था या स्टेप्स थे, इसको हम आई डू, वी डू एंड यू डू के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम पहले खुद करते हैं, फिर बच्चों को इंक्लूड करते हैं और अल्टीमेटली सारा कंट्रोल बच्चे की तरफ दे देते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे इसी मेथड से करें, आप डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। 2 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, 4 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना टाइम है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। बट करना बस यही है कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है और धीरे धीरे कंट्रोल टीचर से स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट करना है। मैं ये भी समझती हूँ कि इसमें हमने एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि एक्टिविटीज़ को कैसे करना है। हमने ये ध्यान दिया है कि उसको लेसन में कैसे इंक्लूड करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रोसेस में, लेसन की प्रोसेस में इंक्लूड करने के। क्योंकि ये पूरी सीरीज़ जो थी वो लेसन प्लानिंग के लिए थी, लेकिन एक्टिविटीज़ के लिए भी हम एक अलग से सीरीज़ लेके आने वाले हैं, दैट इज़ क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो उसके लिए जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिले। और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय।